नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आप सभी को जन्माष्टमी और दही हांडी की ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले दिखाते हैं दही हांडी और जन्माष्टमी की किस तरह से धूम रही है उसकी तस्वीरें। जी हाँ, जय कन्हैया लाल की ये 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे देश में आज जन्माष्टमी और दही हांडी की धूम नजर आ रही है। अलग अलग रंग आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां पहली तस्वीर मथुरा, वृंदावन, देश के अलग अलग कोने में किस तरह से जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया गया उसकी तस्वीरें हैं, श्रद्धालुओं की तस्वीरें आपने देखी। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं दही हांडी की। जी हां, मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों और न सिर्फ मुंबई बल्कि देश के कई कोनों में भी दही हांडी उत्सव की धूम साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और अब से जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, अब से इसकी जो धूम है वो और ज्यादा जबरदस्त नजर आएगी। तीसरी तस्वीर मथुरा की, किस तरह से कृष्णमय हो गई मथुरा की कृष्ण नगरी। आप देख सकते हैं वृंदावन की तस्वीरें। भगवान कृष्ण को जलाभिषेक किया गया, उनका खास तौर पे श्रृंगार किया गया। राधे कृष्ण हो, भगवान जगन्नाथ हो, द्वारका नगरी हो या फिर हो उड़ीसा की पावन भूमि, हर तरफ कृष्णमय माहौल। और वहीं मुंबई में खास इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से भी और दही हांडी के आयोजन में किसी तरह का व्यवधान ना हो उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त पूरे देश में भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव किस उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। अपने आराध्य को लोग पूरी तरह से उनकी अर्चना और अर्पण में लीन हैं और यही वजह है कि हम कहते हैं जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, देश भर में दही हांडी का महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गोविंदाओं में गजब का जोश इस वक्त देखने को मिल रहा है। यह उत्सव हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन होता है, यानी आज मनाया जाता है। महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव को लेकर युवा गोविंदाओं में किस तरह का जोश है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। गोविंदाओं में यह जोश लाखों रुपए के इनाम की वजह से, कई सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि होड़ होती है सबसे बेहतर गोविंदा बनने की। और इस बार तो सबसे बड़ा इनाम मुंबई के ठाणे इलाके में रखा गया है, 25 लाख का। ठीक सुना आपने, 25 लाख का इनाम संस्कृति युवा प्रतिष्ठान ने रखा है। इसके अलावा मुंबई में अलग अलग जगहों और राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित दही हांडी में अपने अपने आयोजन के हिसाब से लाखों के इनाम रखे जाते हैं। और अब बात करते हैं जरा जन्माष्टमी की। जी हां, देश भर में कल जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर नंदलाल का 1008 कमल पुष्पों से अर्चना किया गया। सोने से सजी चांदी की कामधेनु गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान को चांदी के कमल पर बिठाकर 5 क्विंटल पंचामृत से स्नान कराया गया। यह अभिषेक रात 12:40 तक चला। वहीं ओडिशा के भुवनेश्वर, कोलकाता में इस्कॉन मंदिर, देश के अलग अलग कोने में जो भी इस्कॉन मंदिर है, बेंगलुरु, मुंबई, सभी जगह विशेष पूजा की गई। गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर में तो विशेष आयोजन किया गया। और मुंबई में किस तरह का माहौल है, हमारी सहयोगी श्वेता ने इसका जायजा लिया। आपको दिखाते हैं गोविंदाओं में किस तरह का जोश है। हर साल आते हैं, कितना कैसा अनुभव है, कितना इंटरेस्ट है? नक्कीच दरवर्षी आम्ही मालाडवरून इथे दादरला येतो, कारण दादरचं विशेषतः दादर, लालबाग, परळ या ज्या काय म्हणतात दहीहंडीच्या ज्या मेन पॉकेट्स आहेत ना, दहीहंडी खरी बघायच्या दादरला, एक्स्पेशली छबिललाच गल्ली आहे ना, अतिशय सुंदर। लास्ट टाइमला आम्ही इथं तेव्हा इकडची हंडी जी होती ना ती महिलांनी फोडली होती। यस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप कहाँ से आई हैं? वरळी। वर्ली से आई हैं। अच्छा, कितना इस बार सेलिब्रेशन का माहौल कैसा है, कितना एंजॉय कर रही हैं? बहुत बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रही हूँ। मेरा बाबू भी एंजॉय कर रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे हम देखते हैं कई बार जो लेडीज पथक होती हैं वो भी आती हैं, इस बार कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है,
लेकिन मिलेगा जरूर, हर साल मिलता है। तो देखिए क्या क्या एक संतोष है। और कृष्ण प्रतीक हैं आनंद के, उमंग के, उल्लास के, जीवन के हर रस को अगर तमाम कलाओं को किसी ने जिया है और उस पर एक महारत हासिल की है तो वो भगवान कृष्ण हैं। और यही वजह है कि देश का कोई भी कोना हो, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हर तरफ भगवान कृष्ण को लेकर एक ही बात होती है कि कृष्ण मतलब आनंद। जी हाँ, इसीलिए हम कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। जगत के नाथ हैं वो और अपने प्रिय आराध्य को आज जिस उल्लास और उमंग के साथ लोग उनकी भक्ति में लीन हैं और गोविंदाओं की टोली जिस तरह से आज सड़कों पर, एक तरह से कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण अगर 16 कलाओं के स्वामी थे तो उनको अपनी कला से एक तरह का अर्पण दे रहे हैं ये गोविंदा। और हमारी ओर से सभी टोलियों को शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये था, हमने खास झलकियां आपको दिखाई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तस्वीरें पसंद आई हों। जो लोग मथुरा वृंदावन नहीं जा पाए उन तक हमने वहां की तस्वीरें पहुंचाई, मुंबई के गोविंदाओं का जोश दिखाया। चलिए तो अब जरा कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी लगातार 9वें दिन हरे निशान में बंद हुआ, 25,000 के ऊपर बंद हुआ निफ्टी एक बार फिर। बैंक निफ्टी 130 अंक चढ़कर 51,300 के करीब बंद हुआ। फाइनेंशियल शेयरों में आज सबसे ज्यादा जोश दिखा। बाजार का पूरा हाल बता रहे हैं अंश भीलवाड़। तो आज फाइनेंशियल स्टॉक्स में हमें काफ़ी अच्छा एक्शन नज़र आया। दरअसल आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेन होता हुआ नजर आया। अगर यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो आरईसी, पावर फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और एसबीआई लाइफ जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 8 सेशन से लगातार खरीदारी दिखा रहा था, लेकिन आज ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता हुआ हमें नजर आया। इसके साथ साथ अगर चार्ट पे देखा जाए तो रिकॉर्ड है कि जस्ट पास में गया था, लेकिन 5 पॉइंट से रह गया। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज रिकॉर्ड हाई का स्तर छू लिया। अब सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी फार्मा में आज काफ़ी अच्छा उछाल नजर आया, साथ ही साथ इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ था। इसके साथ साथ अगर हम निफ्टी बैंक की बात की जाए तो निफ्टी बैंक हमें ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया, लेकिन कल हमें निफ्टी बैंक की एक्सपायरी नजर आएगी, तो जिसके चलते हमें काफ़ी बैंकिंग स्टॉक्स में हलचल नजर आ सकता है। अब सेक्टरल यूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स नजर आता है। वैसे तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव हुई थी, रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ था, लेकिन गेन को होल्ड नहीं कर पाया और लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ हमें मेटल इंडेक्स और एनर्जी इंडेक्स भी लाल निशान में नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिक्स सेशन रहा है। शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए अंश। बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट की ओर और ये है 5 का पंच, जो कि बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं किन स्टॉक्स ने लगाया एक्शन भरा पंच आज? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे 5 अहम थीम्स या स्टॉक्स लेके आता हूं मैं दिन के ट्रेड में। ऑफ कोर्स जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बस कर रही थी दिन के ट्रेड में, और इम्पॉर्टेंटली जेफरीज की इनिशिएट किया है बाई और रेटिंग रखा है 375 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट जो है बुलिश नज़रिया प्राइवेट सेक्टर पोर्ट्स में देखने मिल रहा है, और जिस तरह डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है वो जो है बरकरार रहने वाली है, और एबिटा में भी जो एक अच्छी ग्रोथ मोमेंटम दिख सकती है पोर्ट प्लेयर्स के लिए। बात करें तो ऑल इंडिया पोर्ट की कार्गो जो है लगभग 6% का CAGR का एक्सपेक्टेशन है विद साल 2024 से लेकर विद साल 2030 तक, और कैपेसिटी भी लगभग 40% बढ़ जाएगी। ग्रोथ जाते हुए करंट लेवल्स पे ग्रुप बेसिस पे जो है लगभग 20% बढ़ सकता है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए, और ओवरऑल एबिटा में भी +20% CAGR का एक्सपेक्टेशंस रहेगा। सीगल दूसरा कंपनी यहाँ पे जो है हाल ही में लिस्टेड हुई है कंपनी, Q1 नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, और देखा जाए तो रेवेन्यू में लगभग 27% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया। वही मार्जिन्स की बात करें तो लगभग 420 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ आया है। अब हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज। यहाँ स्टॉक में जो है थोड़ी तेज़ी देखने मिली थी, वॉल्यूम्स में पिकअप आया। यहाँ पे वो 100% स्टेक जो है पैरामाउंट TPA में लेने वाले हैं, जिसका इक्विटी वैल्यू आता है 400 करोड़ रुपए का। डील वैल्यू देखे तो 39 टाइम्स P पे है, और ओवरऑल मार्केट शेयर जो इनके अलग अलग कैटेगरीज में बढ़ेंगी। एनालिस्ट का मानना है कि जो डील है EPS पॉजिटिव है, और 12 से लेकर 16% तक EPS में ग्रोथ आ सकता है। और जब मैं TPA की बात करता हूँ तो वो एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जहाँ पे वो प्रोसेसिंग कलेक्शन की जो है वो काम करते हैं इंश्योरेंस प्लान को लेके। इसके अलावा इंडस स्टार भी फोकस में रहेगा।
बोफा की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाई रखा है, टारगेट प्राइस 490 रुपीज़ पर शेयर रखा है और उन्होंने दो अहम बात कही है। सबसे पहला कहा है कि बिजनेस फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, आगे जाते हुए मल्टीपल री रेटिंग और एक पोटेंशियल डिविडेंड देखने मिल सकता है। आखिरी स्टॉक CDSL रहेगा फोकस पे। ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है, डाउनग्रेड किया है रिड्यूस को, पहले ये होल्ड था और टारगेट प्राइस है 1320 रुपीज़ पर शेयर का। डाउनग्रेड हो रही है इसलिए क्योंकि पीक साइकिल मल्टीपल्स देखने मिल रही है और अर्निंग्स ग्रोथ शायद कम आ सकती है और ओवरऑल कंपनी जो है 59 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड EPS पे जो है ट्रेड भी कर रही है। तो वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है CDSL के लिए, इसके लिए थोड़ी सी कॉशियस टोन आया है। प्राइस कट्स भी थोड़ी देखने मिल सकती है, उसके कारण थोड़ी सी ऑपरेटिंग लिवरेज जो है कस्टमर्स को भी देखने मिल सकता है। तो ये 5 अहम थीम या स्टॉक्स हैं जो आपके 5 के 5 के लिस्ट में होने चाहिए। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। कल बड़े इवेंट्स जिन पर नजर रखनी चाहिए ये बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। जी वरुण, बताएं कल के ट्रिगर्स क्या हैं? सबसे पहले कल तो आपको HCL टेक पे नजर रखना है क्योंकि इन्वेस्टर डे है यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ वहाँ से निकल के आ सकता है, तो इस स्टॉक पे खास नज़र रखिएगा। कल काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाले हैं, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक 19 रुपये के आसपास का डिविडेंड है, फोर्स मोटर्स 20 रुपये का डिविडेंड है। इसके अलावा असाई इंडिया ग्लास, सिगाची, ये तमाम वो कंपनियां हैं जो कि कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगी, तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। इसके अलावा काफ़ी सारी AGM है कल जहाँ पे आपको नजर रखनी है। एक तो BL की AGM है, गेल, HL, वोडाफोन आइडिया, वन ऑफ मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स ऑफ ट्रेडर्स, इसकी कल AGM होने वाली है, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। इसके अलावा इन्फो एज, NHPC, जोमेटो की भी AGM है और आपको याद होगा हाल फिलहाल में इन्होंने एक्विजिशन किया था, तो काफ़ी कुछ इस AGM से भी निकल के आ सकता है। तो ये तमाम कंपनियां हैं, इसके अलावा भी और कंपनियां हैं, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिनकी AGMs होने वाली है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। इको मोबिलिटी, इसका IPO कल से खुलने वाला है, लेकिन साथ ही साथ एक कंपनी की लिस्टिंग भी होने वाली है और वो है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। आपको याद होगा हाल ही में इसका IPO खत्म हुआ था और किस तरह का बेहतरीन रिस्पॉन्स इस कंपनी के IPO को मिला था, तो अब इसकी लिस्टिंग होने वाली। जी वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग और कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के रूल 170 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। आयुर्वेदिक और यूनानी ड्रग्स के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर यह मामला था, जिसका उद्देश्य आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों से निपटना था। केंद्र सरकार ने व्यापार करने में आसानी का हवाला देते हुए इस नियम को हटा दिया था। इस खबर की और डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल जुड़ चुकी हैं। जी ऐश्वर्या, बताएं। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर कंज्यूमर्स और FMCG कंपनीज के लिए। अगर इस डिसीजन की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट जो है रूल 170 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 को ओमिट करना चाहता था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को स्टे किया है और सितंबर तक कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को वक्त दिया है कि वो रिगार्डिंग दिस मैटर और कंज्यूमर के मिसलीडिंग एड्स की कंप्लेंट्स को लेकर उन्होंने कितने सुओ मोटो एक्ट्स पर एक्ट किया है या कोई प्रोग्रेस किया है, इसके बारे में रिस्पॉन्ड करे। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को ये भी कहा गया है कि 170 पर अभी फिलहाल स्टे किया जाएगा। अगर एक्ट या रूल 170 की बात करें तो वो प्रोहिबिट करता है आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और इस तरह की कंपनीज जो इस स्पेस में ऑपरेट करती है उनके मिसलीडिंग एड्स पर। उसके अलावा अगर इसकी बात करें, इस पर्टिकुलर रूल की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट अगर इसे ओमिट किया गया तो इसके एडवर्टाइजमेंट को या फेक या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को रेगुलेट करना काफ़ी मुश्किल होगा, इसलिए इस पर स्टे आना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इसे ओमिट किया गया तो आयुर्वेदिक, यूनानी और इस तरह की कंपनीज जो स्पेस में काम करती है उन्हें रेगुलेट करना भी काफ़ी मुश्किल होगा और आगे चलकर जो फाइनल ऑर्डर होगा सितंबर एंड या अक्टूबर 15 तक देखेंगे कि इसका प्रभाव या इम्पैक्ट इन FMCG कंपनीज पर किस तरह से पड़ेगा। शुक्रिया करेंगे ऐश्वर्या आपका। आज मारुति सुजुकी की 43वीं AGM हुई। क्या है AGM की बड़ी बातें, बता रहे हैं सुमित चतुर्वेदी। मारुति सुजुकी की 43वीं AGM थी आज, जिसमें भारत के सबसे बड़े कार निर्माता के चेयरमैन भार्गव ने कुछ बात
बातें बयां की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पिछला साल काफ़ी अच्छा रहा, कुछ सेटबैक है डिमांड में, पर इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी की स्ट्रेटजी कुछ चेंज होगी। उन्होंने ये भी कहा कि छोटी गाड़ियों का बाजार 2 साल में उसकी डिमांड वापस आ सकती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल अगले कुछ महीनों में तैयार हो जाएगी और उसको एक्सपोर्ट यूरोप किया जाएगा। ये पहले भी कह चुके हैं। कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल उनके पोर्टफोलियो में होंगी। लगभग 8 लाख निर्यात का कारों का लक्ष्य रखा गया है 2030-31 तक, जो कि 20% होगा पूरे लगभग 40 लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन का 31 और 30 तक। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हाइब्रिड गाड़ियां उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। गाड़ियों की सेफ्टी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। उनकी गाड़ियां सभी सेफ्टी नॉर्म को मीट करती हैं और ये भी कहा कि कुल मिलाकर एक्सपेंशन प्लान जो है उनके वो जैसे थे वैसे चल रहे हैं। सो सब कह सकते हैं कि कुछ बड़े चैलेंज नहीं है कंपनी पर कंपनी ने एक रूपरेखा दी है कैसे आगे जाकर वो इस पर काम करेगी, कैसे उसका रोड मैप रहेगा आने वाले कुछ सालों में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फार्मा शेयरों में इस बीच अच्छी खरीदारी का ट्रेंड नजर आ रहा है। सिर्फ 3 महीने में फार्मा इंडेक्स 19% चढ़ गए हैं। फार्मा सेक्टर पर पूरा रिसर्च दे रही हैं सृष्टि शर्मा। जी हाँ, देखिए ज़बरदस्त तेज़ी फार्मा काउंटर्स में आते हुए दिख रही है और पूरे इंडेक्स को अगर हम देखें तो साल की शुरुआत से लेकर अब तक जो है पूरे इंडेक्स ने लगभग 34% रिटर्न्स दे दिए हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना कि पूरे साल 2023 में जितने फार्मा इंडेक्स ने रिटर्न दिए थे, अभी ऑन अ YTD बेसिस ही उस नंबर को जो है हम आगे बढ़ते हुए दिखे हैं, हम उसे सरपास कर चुके हैं। तो काफ़ी शानदार तेज़ी सभी फार्मा काउंटर्स में हमें दिख रही है। साल की शुरुआत में कई सारे इन्वेस्टर्स का ये भी कहना था कि वैल्यूएशन कंफर्ट फार्मा काउंटर्स में ज़्यादा है क्योंकि तब वैल्यूएशन थोड़े से कंप्रेस थे। पर अभी अगर हम देखें तो निफ्टी फार्मा जो है फिलहाल 34 टाइम्स मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर फॉरवर्ड PE मल्टीपल अगर हम देखें तो जो कि 5 ईयर एवरेज के काफ़ी आसपास है। पर इसमें भी कई सारे काउंटर्स हैं जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से ऊपर और नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इनके बारे में बात ज़रूर करेंगे, पर आइए आपको क्विकली बता दें कि क्या कुछ वजह है कि फार्मा काउंटर्स में इतनी तेज़ी है। सबसे पहले देखें तो US के बाज़ार जो हैं काफ़ी सपोर्ट करते हैं अर्निंग्स को और वहाँ से कोई फिलहाल नेगेटिव खबर नहीं है। हालांकि पॉजिटिव ही है क्योंकि कई सारे नए लॉन्चेस हो रहे हैं। जितनी कुछ की ड्रग्स हैं कंपनीज़ की, जैसे कि जी रेवलिमिड जो है कई सारी कंपनीज़ को सपोर्ट करती है, ऐसी एक ड्रग में उसका सपोर्ट भरपूर है। और प्राइस इरोजन भी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। इसके चलते सभी फार्मा कंपनीज़ के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ से है। बल्कि घरेलू बाज़ार में भी सभी फार्मा कंपनीज़ का ज़बरदस्त प्रदर्शन है क्योंकि Q1 में अगर हम देखें तो IPM की ग्रोथ लगभग 9% रही है। इसमें भी कई सारी कंपनीज़ के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे, जहाँ पे अब सन फार्मा, लूपिन, टॉरेंट, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस लाइफ, इन सभी का भारतीय का जो ज्योग्राफी है उसमें जो है काफ़ी अच्छा कामकाज आते हुए देखा। साथ ही मार्जिन्स को भी सपोर्ट मिला क्योंकि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो कम हुए। तो ये सभी फैक्टर्स के चलते जो फार्मा कंपनीज़ के नंबर्स थे वो इस बार काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे। अब आखिरी में वैल्यूएशंस के बारे में बात कर ले तो कई सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जहाँ पे 5 ईयर एवरेज के मुकाबले जो इनके मल्टीपल्स हैं वो थोड़े सस्ते दिख रहे हैं, जिसमें कि नैटको फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, औरोबिंदो, सिप्ला और सन फार्मा ये दिग्गज नाम है जो कि अपने 5 ईयर एवरेज के मुकाबले फिलहाल सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पर इसी के साथ कई सारी ऐसी कंपनीज हैं खासतौर से API और CDMO सेगमेंट में जहां पे वैल्यूएशंस 5 ईयर एवरेज से महंगे हैं, जिसमें कि डिवीज लैब, टोरेंट फार्मा, लॉरस लैब और ग्रैन्यूल्स के नाम सामने आ रहे हैं। पर ऑल इन ऑल फार्मा की चाल काफ़ी अच्छी है और पिछले 3 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि इस इंडेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं। शुक्रिया करेंगे सृष्टि आपका इस अहम जानकारी के लिए। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी अहम खबरें हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इन एसोसिएशन विद SBI, सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। स्टार्टअप से इकोनॉमी को रफ्तार, स्टार्टअप इंडस्ट्री फुल चार्ज। बिजनेस वर्ल्ड में स्टार्टअप की संभावनाएं अपार। एंटरप्रेन्योर्स बताएंगे कॉस्ट हो कम कैसे बेस्ट बनेंगे हम। इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, स्टार्टअप मंत्र में स्टार्टअप का संसार। देखिए स्टार्टअप मंत्र हर शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ ET Now स्वदेश पर। बढ़ो बदलो देश के साथ। अमित जी, हाँ जी, दुनिया में आपकी सबसे फेवरेट प्लेसेस कौन सी हैं? ओह, लंदन। पीका जी खाओ, लंदन जाओ।
रोज जीतो हर पैक पर एक गारंटीड गिफ्ट। बीकाजी खाओ लंदन जाओ। उठाओ वो सवाल जो दबा दिए गए, पूछो वो बात जो छुपा दी गई, सिस्कियों का हिसाब मांगो। जो जिम्मेदार हैं उनसे अपना आज, अपना कल मांगो। इससे पहले कि चुप्पियां सब राख कर दें, पूछ लीजिए। सवाल पब्लिक का नाविका कुमार के साथ टाइम्स नाउ नव भारत पर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में छात्र और मजदूर संगठन आज सड़कों पर नजर आए। नबन्ना अभियान मार्च निकाल रहे पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी चौथा मंच ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे तक की मांग की है। प्रदर्शनकारियों की रैली आज दोपहर करीब 1:45 बजे शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों प्रदर्शनकारियों के जख्मी होने की भी खबरें सामने आई हैं। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए रैली को गैर कानूनी बताया। हमारी सहयोगी पूजा मेहता ने ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लिया। हालांकि ये रिपोर्ट कुछ देर पहले उन्होंने हम तक भेजी थी, ताजा रिपोर्ट नहीं है। आप ये रिपोर्ट देखें। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद आज प्रदर्शनकारी कोलकाता की सड़कों पर थे। एक संगठन जिसका नाम है पश्चिम बंग छात्र समाज, उनके तरफ से नौबान्नो जो पश्चिम बंगाल का सचिवालय है उसे घेरने का जो है आज आह्वान किया गया। वो सचिवालय घेराव करना चाह रहे थे और पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आज चूंकि यूजीसी नेट की परीक्षा है इसलिए उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही नौबान्नो के इर्द गिर्द धारा 144 जो पहले हुआ करती थी वो अब बीएनएसएस की जो है 163 धारा को लागू किया गया है। यानी कि सचिवालय के इर्द गिर्द प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स होते हैं और वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और फिलहाल हमारी मौजूदगी हावड़ा में है और ये ऐसा ही जो है हमने देखा मंजर अलग अलग जगहों पर, कुल मिलाकर 19 जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और पुलिस के तरफ से प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, साथ ही लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि उनके ऊपर भी जो है पथराव किया गया। दोनों पक्षों में हमने देखा कि कई लोग जो है घायल हुए, लेकिन 3 स्तरीय बैरिकेड करने के बावजूद जो है पुलिस उनको रोकने में विफल रही और जिस तरीके का फोर्स यूज किया गया उनसे वो प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रशासन किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट और प्रदर्शन नहीं रोक सकता है, आखिरकार पुलिस और प्रशासन ने इनको अनुमति क्यों नहीं दी। तो ये है ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख सकते हैं किस तरह का तनाव इस वक्त बंगाल में नजर आ रहा है। इधर गुजरात में तेज बारिश और बाढ़ से टेंशन बढ़ गई है। 2 दिनों में 8 लोगों की मौत की खबरें हैं। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना तक को तैनात करना पड़ा है। अब तक 17,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की बात सामने आई है। एक नेशनल हाईवे, 34 स्टेट हाईवे, 636 अन्य सड़कें और 30 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। मौसम विभाग ने कहा है कि मोरबी, पंचमहाल, खेड़ा, आणंद और वडोदरा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। राजकोट में भी स्थितियां बहुत ज्यादा संकट भरी हैं। हमारे सहयोगी हितेन विठलानी की जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम राजकोट शहर के माधापर चौकड़ी में मौजूद है और राजकोट शहर की सड़कें किस तरह से नदियां बनी हुई हैं, ये तस्वीर आपको दिखाने के लिए काफी है कि आप देखेंगे कि पूरी सड़क जो है वो नदी में तब्दील हो चुकी है। हालांकि आप देखेंगे गुजरात पुलिस के जो जवान हैं वो इस बाढ़ जैसी परिस्थिति में भी आपको ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आएंगे। हालांकि आज लोगों को घरों से ना निकलने की अपील की गई थी, लेकिन आप देखिए उसके बावजूद जो लोग निकल रहे अपने 2 व्हीलर के साथ देखिए किस तरीके से धकेलते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए गाड़ियां पूरी तरह पानी में आपको जो है डूबी हुई नजर आएगी। छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी पूरी तरह पानी में डूबी हुई। उस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो कैसे वो 2 युवक जो है अपने 2 व्हीलर्स को जो है वो खींचते हुए नजर आएंगे। आप देखिए पानी का प्रवाह पूरी तरह जो है तेजी से शहर में जो है एंटर हो रहा है और
बारिश भी जो है लगातार हो रही है। करीब 6 से 7 इंच रात भर में बारिश हुई है। उसके बाद ये जो माधापर चौक का जो BRTS स्टैंड है और ये पूरा का पूरा एरिया है, आप देखिए चारों तरफ सिर्फ आपको नदी ही नदी नजर आएगी, पानी ही पानी नजर आएगा। यानी कि सड़कें पूरी तरह से अब टापू बन चुकी है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीर नजर आएगी। लोग बीते 3 दिनों से राजकोट में कुछ इसी तरह से जी रहे हैं, क्योंकि राजकोट में बीते 3 दिनों से इसी तरीके की परिस्थिति है। जैसे ही 2 से 4 इंच बरसात हो जाती है, उसके बाद राजकोट शहर पूरी तरह से इस तरह से आप देखिए किस तरह से नदी में तब्दील हो जाता है। और उसके बाद उधर भी अगर आप देखेंगे तो आपको सामने की तरफ लंबा जाम भी नजर आएगा, क्योंकि हर तरफ सिर्फ सड़कों पर आपको पानी ही पानी जो है वो नजर आएगा। तो 3 दिनों से यही परिस्थिति में राजकोट के लोग जो है वो जीते नजर आ रहे हैं और पूरा का पूरा शहर इस वक्त जो है वो पानी में डूबा हुआ है। हालांकि आज भी रेड अलर्ट जारी हुआ है। राजकोट का जो आजी डैम है वो पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है। अगर भारी बारिश और होती है तो वो पानी कहीं ना कहीं राजकोट में और तबाही मचाएगा। तो स्थितियां गुजरात में नाजुक फिलहाल बारिश और बाढ़ की वजह से। बढ़ते आगे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके और तस्वीर के साथ इस बात की जानकारी दी। बता दें कि चंपाई सोरेन की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चंपाई सोरेन रांची में आधिकारिक रूप से 30 अगस्त को भाजपा में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बेटे भी इस भाजपा की पार्टी में शामिल होने वाले हैं और इसको लेकर कई सारे विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।